प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज का जो अपना प्रकरण है वो है काव्य के गुण और दोष। 2 अंक का है, यानी इसका अंक 2 है। 1 + 1 अंक के 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। और इस प्रकरण के साथ ही आपका भाग 2 जो है पेपर का वो पूरा हो जाएगा। देखिए, काव्य का मतलब होता है कविता, और कविता की जो रचना होती है, कविता का जो स्वरूप होता है वो अत्यंत व्यापक, जटिल और सूक्ष्म होता है। यानी काव्य का स्वरूप व्यापक, सूक्ष्म एवं जटिल होता। काव्य का मतलब होता है कविता। कोई भी कविता होती है उसका जो स्वरूप होता है बहुत व्यापक यानी विस्तृत होता है, सूक्ष्म यानी बारीक होता है, और जटिल का मतलब कठिन। और इस तरह से उसके उस स्वरूप को लेकर विद्वानों ने, विचारकों ने जो है अनेक मत व्यक्त किए हैं। यानी काव्य के स्वरूप को लेकर, ये जो स्वरूप है इसे लेकर विद्वानों में अनेक मत व्यक्त हुए हैं। यानी इसके स्वरूप को लेकर विद्वानों के अनेक मत हैं। सबने अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से जो है इस काव्य के स्वरूप के बारे में अपना मत जो है व्यक्त किया है। उसमें जो प्रमुख है दंडी, भामट, विश्वनाथ और मोमट। दंडी, भामट, विश्वनाथ, दंडी, भामट, विश्वनाथ और मम्मट इत्यादि विद्वानों ने काव्य के स्वरूप को लेकर अपने अपने मत व्यक्त किए। यानी सबके अपने अपने मत हैं, जिसमें दंडी, भामट, विश्वनाथ, मम्मट इत्यादि के प्रमुख विद्वान हैं, जिन्होंने काव्य के स्वरूप को लेकर और चर्चा करते हुए अपने मतों को व्यक्त किया है। इन सभी में, ये जो विद्वान हैं, इन सब में जो मोहम्मद हैं, उनका जो मत है काव्य को लेकर वो अधिक युक्ति संगत होता है। यानी काव्य के स्वरूप को लेकर मोहम्मद का जो मत है वह, मोहम्मद का जो मत है वह अधिक युक्ति संगत। वैसे सभी विद्वानों ने अपने अपने मत रखे, लेकिन उसमें जो विद्वान मोहम्मद हैं, इन्होंने जो अपना मत रखा है किस बारे में, काव्य के स्वरूप के बारे में, वो अधिक युक्ति संगत।
अब मम्मट का इसके बारे में क्या मत है वो आप जान लीजिए। काव्य के स्वरूप को लेकर विद्वान मम्मट का जो मत है वो क्या है वो जानना जरूरी है। विद्वान मम्मट का कहना है कि विद्वान मम्मट का कहना है कि वे शब्द और अर्थ वे शब्द और अर्थ वाक्य वे शब्द और अर्थ वाक्य कहे जाते हैं जो दोषमुक्त मुक्त एवं गुणों से युक्त दोष मुक्त एवं गुणों से युक्त तथा रसा भी व्यंजक रसादि व्यंजकों चाहे अलंकृत हों या न। ये है विद्वान मम्मट का मत कि कोई भी काव्य हो कोई भी कविता हो वो दोष से मुक्त होनी चाहिए तथा गुणों से युक्त होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें विभिन्न रसों की व्यंजना भी होनी चाहिए। ये तीन बातें काव्य में प्रमुख होनी चाहिए। दोष मुक्त गुणों से युक्त तथा तीसरी बात रसा भी विभिन्न रसों की अभिव्यंजना करने में। ये तीन बातें किसी भी काव्य में होनी जरूरी है, तभी वह काव्य जो है उत्कृष्ट होगा, तभी वह काव्य का सच्चा स्वरूप होगा। यही काव्य का सच्चा स्वरूप होता। फिर उन्होंने बताया चाहे उसमें अलंकार हो या न हो, काव्य अलंकृत हो या न हो, इसका कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना उसमें दोष का मुक्त होना, गुणों से युक्त होना और रसों की अभिव्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काव्य के स्वरूप को जो है यह स्पष्ट करने में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, यानी तीन है बातें तो, लेकिन आपका जो प्रकरण है उसके अनुसार यहाँ दो बातें बताई गई है, गुण और दोष। तो हम गुण और दोष इन्हीं दो बिंदुओं पर काव्य को लेकर चर्चा करेंगे। काव्य के स्वरूप को लेकर ये जो प्रमुख दो बिंदु हैं, काव्य के गुण और काव्य के दोष, जो कि जैसा कि विद्वान मम्मट ने कहा है ये दोनों काव्य के अंदर होने नितांत आवश्यक है, तभी उसका स्वरूप सच्चा होगा। तो इन्हीं दो चीजों को हम यहाँ लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे काव्य के गुण।
इसके साथ ही एक चीज और जानकारी के लिए देख लें, वो है विद्वानों ने काव्य के स्वरूप में 5 तत्वों को महत्वपूर्ण माना। वैसे तो आपने मम्मट के विचार अनुसार देख लिया, मम्मट ने जो 3 बातें बताई वो तो है, लेकिन सभी विद्वानों के मतों का यदि हम विश्लेषण करें तो काव्य के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं। वो 5 तत्व हैं शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना। शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना तथा विचार। ये 5 बातें जो है वो काव्य के स्वरूप का निर्धारण करती है। इन 5 का जो संतुलित समन्वय है वह काव्य का स्वरूप होता है। या ये 5 तत्व मिलकर के संतुलित रूप से काव्य के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। तो काव्य क्या होता है, काव्य का स्वरूप क्या है, अब तक हमने इस बात को समझा। क्योंकि जब काव्य के गुणों दोष पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है इससे पहले हमें काव्य के स्वरूप को जानना भी जरूरी है, काव्य के स्वरूप पर चर्चा करनी, विचार करना भी जरूरी है। इसीलिए हमने विभिन्न विद्वानों के मतों को देखते हुए और सम्मिलित रूप से जो उनका भाव है उसको हमने यहाँ संक्षिप्त में देखा है कि शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना, विचार, इनका संतुलित तालमेल जो है, समन्वय जो है, वो ही काव्य के स्वरूप का निर्धारण करता है। इसके बाद अब हम आ जाएंगे काव्य का जो प्रमुख तत्व है, मुख्य तत्व है, और वो मुख्य तत्व है काव्य का गुण। तो इसी गुण पर हम चर्चा करेंगे। काव्य गुण, वैसे गुण का मतलब होता है विशेषता गुण कहलाती है। अर्थात कोई भी काव्य हो, कोई भी कविता हो, उसकी वह विशेषता जो काव्य या कविता के महत्व को, उसके शौर्य को, उसके स्वरूप को जो है सुंदर बना देती है, बढ़ा देती है, वो कहलाता है गुण। गुण का जो प्रमुख महत्व है वो है गुण काव्य के प्रभाव को बढ़ाते हैं, क्योंकि गुणों से ही प्रभाव झलकता है। कोई भी कविता है वो प्रभावी कब होगी, वो प्रभावित कब करेगी, जब उसमें विशेष गुण होंगे। तो गुण जो है उसका काव्य में क्या महत्व है, तो पहला महत्व यही है कि गुण जो है वो काव्य के प्रभाव को बढ़ाते हैं। पहले जिस प्रकार से हम देखते हैं कि शौर्य होता है, शौर्य का मतलब होता है पराक्रम। पराक्रम जो है वो वह आत्मा का धर्म होता है, यानी शौर्य जो है वो आत्मा का प्रमुख गुण होता है। अर्थात आत्मा का सबसे प्रमुख गुण होता है शौर्य या पराक्रम। ठीक वैसे
काव्य गुण रस के धर्म, ये इसकी दूसरी विशेषता होती है कि काव्य के जो गुण होते हैं वो जो काव्य में रस होता है उस रस का धर्म होता है। धर्म से मतलब प्रमुख गुण, यानी कोई भी कविता है उसका जो गुण है वो उस रस का प्रमुख तत्व कहलाता है। कहने का मतलब है गुण जो है वे सरस होते हैं, यानी गुण के कारण काव्य में सरसता आ जाती है। सरस, यानी काव्य के गुण जो है वो काव्य में सरसता उत्पन्न कर देते हैं, उसमें मधुरता मिठास उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए काव्य में गुणों का होना जरूरी है। जिस तरह से काव्य के स्वरूप को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है, ठीक वैसे ही काव्य के गुणों के बारे में भी विभिन्न विद्वानों ने, जिसमें भरत मुनि, मोहम्मद, वामन, अभिनव गुप्त, इत्यादि विद्वानों ने जो है गुणों इत्यादि ने गुणों को रीति के अंतर्गत माना, रीति के अंतर्गत माना, यानी उनके अनुसार गुण जो है वो काव्य की रीति। ये जो प्रमुख विद्वान है इन्होंने गुणों के बारे में अपने विचार रखते हुए, गुणों के स्वरूप को प्रकट करते हुए, काव्य में गुणों के महत्व को बताते हुए और सामूहिक रूप से बताया है कि गुण जो है काव्य गुण वो काव्य की रीति के अंतर्गत आते हैं, यानी रीति के अंतर्गत गुणों को माना गया है। तो गुणों की गुण जो है तीसरा विशेषता होते हैं गुण काव्य की रीति के अंतर्गत आते। ये भी विद्वानों का मत है गुणों को लेकर। तो प्रमुख रूप से हम देखेंगे गुणों का काव्य में क्या महत्व है या गुण किस प्रकार काव्य को प्रभावित करते हैं। तो पहला गुण या पहली विशेषता गुण काव्य के प्रभाव को बढ़ाते हैं। दूसरा, काव्य गुण रस के धर्म होते हैं, अर्थात गुण है जिससे काव्य में सरसता आती है। और तीसरी विशेषता गुण काव्य की रीति के अंतर्गत आते हैं। ये तीन बातें जो है विद्वानों के मतानुसार काव्य के स्वरूप में गुणों के महत्व को व्यक्त करती है। परिभाषा यानी काव्य गुण की परिभाषा क्या है। वैसे तो काव्य गुण को लेकर विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है, लेकिन यदि उन परिभाषाओं को सम्मिलित रूप से देखें तो गुण रस
धर्म, गुण रस के सहायक धर्म हैं, गुण रस के सहायक धर्म हैं। पहली बात, रस के सहायक धर्म हैं। गुण काव्य की शरद शब्दावली, गुण काव्य की सरस शब्दावली तथा पदावली में स्थित होकर काव्य की श्री वृद्धि करते। इस प्रकार से सम्मिलित रूप से यदि हम गुणों को परिभाषित करें तो गुण जो है वे रस के सहायक धर्म है। साथ ही गुण काव्य की सरस शब्दावली एवं पदावली के अंदर स्थित होकर और काव्य जो है उसकी श्री यानी सुंदरता में वृद्धि करते हैं। यानी गुण जो है वो काव्य की सुंदरता को, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। उसकी सुंदरता में जो है गुण जो है वो चार चांद लगा देते हैं। अपन कहते हैं ना, सोने में सुहागा। यदि कोई व्यक्ति सुंदर होता है और सुंदरता के साथ साथ यदि गुणों से युक्त होता है, उसमें अच्छे गुण होते हैं, तो स्वाभाविक है वह व्यक्ति जो है और भी अधिक सुंदर होता है, और भी अधिक श्रेष्ठ होता है। यानी गुण उस व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ठीक वैसे ही काव्य जो है उसमें गुण होते हैं, तो गुणों के कारण उस काव्य की सुंदरता और शोभा जो है वो और भी अधिक बढ़ जाए। ये इसका प्रमुख धर्म है। तो अब तक आपने देखा काव्य के अंतर्गत गुणों का क्या महत्व है, किस प्रकार गुण जो है वो काव्य की सुंदरता या शोभा को बढ़ाते हैं। फिर है गुणों की संख्या या गुणों के प्रकार। यानी काव्य के अंतर्गत जो गुण हैं उन गुणों की संख्या या प्रकार कितने हैं। तो यहां भी वही बात है, गुणों की संख्या को लेकर और विद्वानों में मतैक्य नहीं। यानी सभी विद्वानों के अपने अपने अलग मत हैं, एक मत नहीं है। सबने अलग अलग संख्या का निर्धारण किया है, जिसमें भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य वामन भट्ट ने भी काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, लेकिन इन दोनों ने तो 10-10 मानी। लेकिन यहाँ ज्ञातव्य है कि आचार्य मोहम्मद ने इन 10
में करते हुए और गुणों की संख्या 3 मानी। यानी आप देख रहे भरत मुनि ने काव्य गुण 10 माने, वामन भट्ट ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। लेकिन आचार्य मंमट जो है उपर्युक्त दोनों विद्वानों से सहमत नहीं। उन्होंने इनके जो 10 गुण थे उन 10 गुणों का जो अंतर्भाव है वो किसको मान लिया? माधुर्य को, ओज को और प्रसाद। इस प्रकार माधुर्य, ओज और प्रसाद इन 10 को 3 में समाहित करके और मंमट ने जो है काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी। यानी मंमट के अनुसार काव्य के गुण 3 माने गए हैं और वो 3 प्रमुख कौन कौन से हैं? वो इन माधुर्य, ओज और प्रसाद के आधार पर उन्होंने जो है इसका निर्धारण किया। अब 3 कौन से प्रमुख गुण हैं उस पर हम विचार करेंगे। मंमट के अनुसार काव्य के जो गुण हैं, किसके अनुसार? मंमट के अनुसार काव्य के गुण 3 हैं। पहला जो है माधुर्य, दूसरा प्रसाद गुण तथा तीसरा जो है वो है ओज। यानी मंमट ने जो है काव्य के ये 3 गुण माने हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। अब इन तीनों की रीति जो है वो भी जान लीजिए। माधुर्य गुण जो है उसकी रीति है वैदर्भी। वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति है माधुर्य गुण। और प्रसाद जो गुण है, इस प्रसाद गुण की जो रीति है वो है पांचाली रीति। पांचाली रीति को माना गया है। और ओज गुण जो है वो गौड़ रीति से माना गया है। तो काव्य के गुण हो गए थे, इन तीनों गुणों की रीतियां भी हो गई थी। माधुर्य गुण की वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण की पांचाली रीति और ओज गुण की गौड़। इनकी वृत्ति भी जान लीजिए। वृत्ति अर्थात माधुर्य गुण, वैदर्भी रीति और इसकी वृत्ति है उपनागरी रीति। उपनागरी वृत्ति। फिर प्रासाद गुण, पांचाली रीति, इसकी है कोमल वृत्ति। कोमल यानी जहां कोमल वृत्ति होती है, पांचाली वृत्ति होती है, वहां प्रसाद गुण होता है। और गौड़ वृत्ति जो है ओज गुण होती है और उसकी वृत्ति है परस। परस, परस का मतलब होता है परुष। परुष का मतलब होता है कठोर। यानी जहां भी परस वृत्ति होती है, कठोर वृत्ति होती है, वहां ओज गुण होता है। जहां कोमल वृत्ति होती है, प्रसाद गुण होता है। और उपनगरी वृत्ति होती है, वहां माधुर्य गुण होता है। तो ये 3 तो हो गए काव्य के गुण। इन तीनों की ये 3 हो गई रीतियां और इन
इस तरह से आप इस टेबल को जो है अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर का एक प्रश्न पूछते हैं, 1 नंबर के 2 आते हैं, तो लघुत्रात्मक प्रश्न ही होता है। ऐसे में कई बार गुण, रीति और वृत्ति के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको इनको इस टेबल की सहायता से याद करना। अब हम प्रत्येक गुण को जो है देखेंगे। 3 जो गुण इसमें बताए गए हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, काव्य में कहाँ होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसको हम उदाहरण के द्वारा, उसके लक्षण के द्वारा यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। आप भी समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सबसे पहला है आपके माधुर्य। देखिए, जिस प्रकार व्यक्ति में गुण का होना जरूरी है, ठीक वैसे ही काव्य में भी गुणों का होना बहुत जरूरी है। यदि काव्य में उसमें गुण नहीं होंगे तो स्वाभाविक है फिर वह काव्य नीरस होगा, सरस नहीं होगा, उसमें सरसता नहीं होगी, उसकी कोई शोभा नहीं होगी, सुंदरता नहीं होगी। मारवाड़ी में कहते हैं रूप रूड़ो गुणवाई रोहिड़े। जिस तरह से रोहिड़ा वृक्ष होता है, उसका फूल होता है, बहुत चटक रंग होता है, आकर्षक होता है, दूर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसमें गुणों, उसमें जो पुष्प के गुण होते हैं, अर्थात फूल का प्रमुख गुण होता है सुगंध, और उसमें सुगंध नहीं होती है, वो गंधहीन होता है, और इसीलिए इतना सुंदर, इतना आकर्षक होते हुए भी वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें फूल वाला गुण नहीं है। तो इसीलिए व्यक्ति हो चाहे काव्य हो, उसमें गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम काव्य गुण में देखेंगे माधुर्य। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो माधुर्य शब्द जो है, इसका शब्दार्थ होता है मधुरता। माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता। मधुरता, साथ ही इस माधुर्य गुण के कारण काव्य में मधुरता उत्पन्न हो जाती, यानी ये काव्य के अंदर मधुरता उत्पन्न कर देता है, काव्य को मधुर बना देता है, उसमें एक तरह से मिठास जो है वो उत्पन्न कर देता है। तो जहां भी काव्य में मधुरता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, माधुर्य। जहां काव्य की किसी पंक्ति में मधुरता हो, वहां माधुर्य गुण होता है। ये याद रखने वाली बात है। मधुरता से मतलब है जिसको पढ़ करके आनंद की अनुभूति होती, अर्थात जिस काव्य को पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है, वहां माधुर्य गुण होता है। यानी ऐसा काव्य, ऐसी कविता जिसको पढ़कर मन आनंदित हो जाता है, मन खुशी से भर जाता है। कहने का मतलब है मन गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसा जो काव्य है, ऐसी जो कविता है, वो माधुर्य गुण से युक्त कविता होती है। तो इसको पहचानने का सीधा सा तरीका है,
कि जहां भी आप जिस काव्य को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ करके आपकी आत्मा को, आपके मन को आनंद की अतुलित अनुभूति होती है, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, तो समझ लीजिए वहां माधुर्य गुण है। अब इस काव्य की विशेषता क्या होती है? इसमें यानी इस प्रकार के काव्य में समास रहित कोमल मधुर शब्दावली प्रयुक्त होती है, यानी सामासिक पदों का जिस काव्य में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सामासिक पद जो होते हैं समास पद वो जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, इसलिए ऐसे काव्य में कोमल और मधुर शब्द जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सरल और सहज शब्दावली होगी उसकी। जैसे आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी होगी, उसमें जो शब्दावली बहुत सरल और सहज शब्दावली प्रयुक्त होती है और पढ़ते ही उसका अर्थ भी समझ में आता है, साथ ही साथ आनंद की अनुभूति भी होती है। तो मधुर सहज शब्दावली का, कोमल शब्दावली का इसमें प्रयोग होता है, सामासिक पद इसमें नहीं होता। दूसरी बात, यह गुण जो है वैदर्भी रीति से संबंधित है, ये इसकी दूसरी विशेषता होगी। और तीसरी बात, यह गुण श्रृंगार, शांत तथा तरुण, श्रृंगार, शांत तथा करुण रसों में प्रयुक्त होता, यानी जहां भी काव्य में आपको श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस की अनुभूति होती है, तो निश्चित तौर पर वहां माधुर्य गुण होता है। ये तीन इसकी विशेषताएं जिसके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। किसी भी कविता में यदि आपको कोमल मधुर शब्दावली देखने को मिले, वैदर्भी रीति का प्रयोग हो तथा श्रृंगार, शांत और करुण रसों का प्रयोग देखने को मिलता है, तो आप जरूर कह सकते हैं कि वहां पर माधुर्य गुण जो है प्रयुक्त हुआ है। यही इसकी पहचान है। इसका एक उदाहरण जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उदाहरण जो है वो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको परीक्षा में उदाहरण पूछ लिया जाए और उदाहरण के आधार पर उसमें आपको बताना हो कि इसमें कौन सा गुण है। तो एक दोहा आपने पढ़ा होगा, बिहारी का है, सगन कुंज छाया सुखद, सगन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, शीतल मंद समीर, सगन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हुए जा, मन हुए जा, मन हुए जा, अजो वहे, वहे वा यमुना के तीर, वा जमुना के तीर। इसमें आप देख रहे हो कि सरल सहज शब्दावली का प्रयोग हुआ है, साथ ही यहाँ पर जो है सुंदर श्रृंगारिक वर्णन भी हुआ है, जहाँ यमुना के किनारे का बहुत ही सरल सहज सुंदर मनोहारी वर्णन जो है कवि ने किया है।
तो निश्चित तौर पर यहाँ माधुर्य